मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कब तक आप अपने माँ बाप को धोखा देते रहोगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्सों को मैं हज़ार बार समझा चुका हूँ। मेरी कोचिंग में भी मैंने और मेरे इंस्टीट्यूट में भी मैंने स्कूल के अंदर भी कई बच्चों को बोला है, ना जाने कितनी बार बोल दिया है कि बेटा ये मत करो, मोबाइल मत चलाओ, इंस्टा पे मत लगे रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम पास आने वाली है। देखो, फर्स्ट टेस्ट तुम्हारे स्कूल का निकल ही गया, सेकेंड टेस्ट तैयार है, ठीक है, तुम्हें छुट्टियां बनाने से फुर्सत नहीं है, हाफ ईयरली तुम्हारे नज़दीक आती जा रही है, और बोर्ड एग्जाम में तो भाई 1 2 3 4 केवल 4 महीने बचे हैं बस। जनवरी तुम्हारे प्रैक्टिकल में चला जाएगा, फरवरी तुम्हारे फेयरवेल और तुम्हारी फ्रेंडशिप निभाने में चला जाएगा। तो कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कब तक अपने पेरेंट्स की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? मतलब इतना बोलने के बाद भी कि डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन कई बच्चे मेरी बात को अभी तक भी समझने के लिए तैयार नहीं है। इतना बोलने के बाद भी मतलब मान लो कोई चेंजेस नहीं दिख रहे बच्चों में। ये चेंजेस तुम्हारे अंदर से आने चाहिए। तुम अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। अपनी उम्मीदों को तुम पैरों तले दबा रहे हो, ठीक है। अपने माँ बाप के सपनों को तो तुमने मान लो देखना ही छोड़ दिया। तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, क्या कभी सोचा है? क्या कभी सोचा है तुमने कि कितनी मेहनत से वो पैसा कमा रहे हैं? कभी नहीं सोचा। वो एक एक रुपया पाई पाई जोड़ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं, जो तुम मांगते हो, नोट्स, कॉपी, ट्यूशन्स, कोचिंग्स, स्कूल, ये सब कुछ वो बराबर तुम्हारी फुलफिलमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन तुम बदले में क्या दे रहे हो उनको? धोखा, ठीक है। अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा बस दिखाने के लिए टीचर्स से तुम्हारी लाइफ में, टीचर्स डे पे तुम्हारी भावनाएं जाग जाती है टीचर्स के लिए। अभी आ रहा है ना 5 सितंबर को, तो समझ में आ जाएगा। सर यू आर माई फेवरेट, यू आर माई एवरीथिंग, हम आपके लिए जीते हैं, आपके लिए पढ़ते हैं, आपके लिए मरते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? एक सिर्फ धोखा दे रहे हो हमें और कुछ नहीं कर रहे। आप सोचो, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उन्हें धोखा। हम जो बोल रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमारी हाँ में हाँ मिला के चल जाते हो, पीछे से वही कर रहे हो जो तुम्हें करना होता है, वो धोखा। तुम्हारी खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए तुम इंस्टा, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचा बेटा हो। तो तुम फाइनली कर क्या रहे हो अपने साथ? धोखा ही तो कर रहे हो ना। तो जितना धोखा तुम अभी कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी फीलिंग के साथ, ये बहुत गलत है बेटा, सच बता रहा हूँ। अगर आज के इस सेशन में तुमने ये कसम नहीं खाई कि ललित सर ने हमें समझाया था, तो आज मैं 15 दिन का बैकअप स्टडी प्लान लेकर आया हूँ। बैकअप स्टडी प्लान का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ टू मेक बिकम ए टॉपर, कैसे बना जाता है टॉपर, एक एवरेज स्टूडेंट टॉप लेवल पे कैसे आ सकता है, क्या माइंड स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि सर हम 4 महीने में पढ़ के या 2 महीने में पढ़ के उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे अभी एक टॉप स्टूडेंट होता है। क्योंकि टॉपर तो 7 दिन में बन नहीं सकते। मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी तो है नहीं कि मैं तुमको आज ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी बच्चा है ना ये वीडियो देख रहा है और वो ये सोच के आया है कि ललित सर कोई ऐसी मीठी गोली या एंटीबायोटिक दे देंगे जिससे हमें मज़ा आने वाला है, तो भैया वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। मैं साफ बोल रहा हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दे, वो जा सकता है यहाँ से। आज जो होने वाला है ना बेटा, वो तुम्हारी लाइफ कैरियर का सबसे बड़ा सेशन है। तो ध्यान रखना कि आप जो कर रहे हो ना, पहली बात तो सरासर गलत है। तो आज तुम ये चैलेंज जो ले रहे हो ना, 15 दिन का बैकअप स्टडी प्लान, ठीक है, हाउ टू मेक बिकम ए टॉपर, एन एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैसे बन सकता है, इस चैलेंज को जब ही लेके जाना जब तुम्हारे माँ बाप के आंसू, उनकी उम्मीद, तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर थोड़ी इज्जत भी तुम्हारे अंदर, थोड़ी शर्म भी अगर तुम्हारे अंदर बची है, तो आप इस चैलेंज को लेकर जाना। तब तो वीडियो देखो, अदरवाइज आप यहाँ से लीव आउट हो सको। अगर आप चाहते हो कि सर हमें भी कुछ ऐसी ट्रिक्स दे दो कि हम 2-3 महीने पे उस लेवल पे पहुंच जाए जिस पे एक टॉप बच्चा होता है, तो आज मैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ आया हूं बेटा। सच बता रहा हूं, आज इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि आपका क्या ऐसा माइंड स्ट्रेटेजी सेट हो बोर्ड एग्जाम को लेके जिससे आप उसको टॉप कर सको, ठीक है। और टॉप ही क्यों करना, अच्छे लेवल की परसेंटेज बनानी है और उन लोगों को जवाब देना है जो आपकी फेलियर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मुझसे भी कभी किसी ने कहा था तू ये नहीं कर सकता, तेरे से ये हो ही नहीं सकता। आज वो यही कह रहे कि तू कर कैसे रहा है भाई, क्या ऐसी माइंड स्ट्रेटेजी अपना रहा है, क्या तरीके से तू बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे कर लेता है। तो आज वो सोच में पड़ चुके हैं
तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक स्टोरी से समझना, और एक स्टोरी से मैं 5 पॉइंट आपको निकाल कर दिखाऊंगा। कितने पॉइंट? 5 सक्सेस की पॉइंट्स 2024 बोर्ड एग्जाम टारगेट। सिंपल। देखो, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। अपने पास जब मैं पढ़ा रहा था मेरे स्कूल में, सुनना, जब मैं मेरे स्कूल में पढ़ा रहा था तो 2 क्लासें हुआ करती थी, है ना। एक तो हुआ करता था 12th हिंदी मीडियम, और एक वहां पे हुआ करता था 12th इंग्लिश मीडियम। और मैं 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहा था। और आपको शायद ये पता है कि जब भी किसी स्कूल का या कोचिंग का रिजल्ट आता है तो वो ओवरऑल आता है, ओवरऑल ही आता है ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि कभी मार्कशीट में ऐसा आता है कि ये बच्चा हिंदी मीडियम से था, ये बच्चा इंग्लिश मीडियम से था, ऐसा आता है कि कभी? नहीं आता ना। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो 12th हिंदी मीडियम और 12th इंग्लिश मीडियम में मैं लेक्चर ले रहा था कि नहीं ले रहा था? अब वहाँ पे मेरे पास 2 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट, ठीक है। अब वहाँ पे स्टूडेंटों के नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो किसी को पर्सनली हर्ट करने के लिए नहीं, एक आग आपके अंदर जग जाए सीने में, उस चीज़ को लेके बनाया जा रहा है। तो मेरे पास 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट था ए और एक स्टूडेंट था मेरे पास बी, ठीक है। दोनों सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट, देखो सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सिमिलर चीज़ें देखनी है इनके अंदर, तो सिमिलर चीज़ें क्या है? पढ़ाने वाला टीचर एक, पढ़ाने वाला टीचर कौन? एक। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ दोनों को, दोनों मेरे ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, दोनों कोचिंग से पढ़ रहे हैं, दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर एक, ठीक है। पढ़ने वाला सब्जेक्ट भी एक, फिजिक्स। और दोनों के पास पीसीएम, उसके पास भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके पास भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं? पढ़ाने वाला टीचर एक, पढ़ने वाला सब्जेक्ट एक, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, दोनों के दोनों इंटेलिजेंट, जिससे बोलते ना ब्रिलियंट बच्चे, बराबर पढ़ रहे हैं, बराबर मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? बीच में डिस्ट्रैक्शंस जनरेट हो गया। होता था है ना कि पढ़ते पढ़ते भैया लैला मजनू के ख्यालों में खो गए, है ना, अलग माहौल में फंस गए, तो डिस्ट्रैक्शन जनरेट हो गया। अब जनरेट हुआ तो हुआ क्या? जब यहां पे दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों को पढ़ाने वाला टीचर भी एक, अब उसके बाद हुआ क्या? वही चीज आज के बच्चे कर रहे हो और वही चीज तुम कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, अगर आज वीडियो देख रहे हो तो बेटा लग जाना, आज से ही अपनी माइंड स्ट्रेटेजी चेंज कर देना पढ़ाई को लेकर। अब क्या हुआ? बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है भैया। अब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में बी वाले की परसेंटेज बनती है, सुनना, बी वाले की परसेंटेज बनती है 78 और ए वाले की परसेंटेज बनती है 98। समझ रहे हो? बी वाले की परसेंटेज बनती है 78, ए वाले की परसेंटेज बनती है 98। अब मजे की बात क्या? दोनों के दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे, राइट। दोनों को पढ़ाने वाले टीचर्स सेम थे, दोनों का सब्जेक्ट सपोज करो कि फिजिक्स ही मैं पढ़ा रहा हूं या सारे सब्जेक्ट्स थे, दोनों के बाद वही पीसीएम था ना। अब सबसे बड़ी बात, बी वाला मेहनत कर रहा है 8 घंटे डेली, और जबकि ए वाला मेहनत कर रहा है 4 घंटे डेली। तो भैया रिजल्ट आ रहा है भैया बोर्ड एग्जाम का, ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आते ही उनके पेरेंट्स शॉक, टीचर्स शॉक हो गए, पेरेंट्स शॉक हो गए कि ये क्या हुआ। आपके पेरेंट्स के अंदर एक अच्छी आदत होती है जो तुम्हें गंदी लगती है, ठीक है, दूसरों से कंपेयर करने की। देख उसका बेटा वो कितनी मेहनत कर रहा है, देख उसका बेटा तो ये बन गया और तू क्या कर रहा है। वो सच बोलते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई, उनको पता है कि तुम ये आज जो कर रहे हो ना, ठीक है, आगे जाके तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब आप सोचो, बी वाला 8 घंटे पढ़ रहा है और उसकी परसेंटेज कितनी रह गई? 78, ओके। ए वाला 4 घंटे पढ़ के कितनी परसेंटेज बना गया? बताओ कितनी परसेंटेज बना गया? 98 परसेंटेज बना गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे, पेरेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है, लड़के का सेल्फ रेस्पेक्ट यहां से बढ़ के इस लेवल पे आ चुका है। क्यों हुआ ऐसा? क्या तुमने कभी सोचा है? तुम्हारे माइंड में आया होगा सर ज्यादा पढ़ने से तो परसेंटेज बन जाती है ना। गलत बात। सुनो अब क्या सीन है भाई साहब। जब रिजल्ट आया, बी वाला पहुंचा ए वाले के पास कि भाई एक बात बता, मैं तेरे से ज्यादा पढ़ता था, तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट तो तू भी था पर मैं ज्यादा था, मार्क्स कहीं ना कहीं मेरे भी अच्छे आते थे, पर एंड टाइम पे लास्ट के 2-3 महीने में तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरी परसेंटेज तो बन गई 98 और मेरी बन गई 78।
क्या हुआ एकदम से? ए वाले ने उसके एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया। सबसे पहले बी वाले ने पहला क्वेश्चन किया। बी वाले ने पहला क्वेश्चन किया ए से कि मुझे एक बात बता कि मैंने भी पढ़ाई करी थी, पर क्या ऐसा था मैं 8 घंटे पढ़ता था, फिर भी मेरी इतनी कम परसेंटेज क्यों? पता है ए वाले ने क्या जवाब दिया? ए वाले ने बोला कि तू सच बता 8 घंटे पढ़ता था? वो बोला हाँ भाई 8 घंटे पढ़ता था। एक बार और सोच के बता, क्या तू सच में 8 घंटे पढ़ता था? बी वाला बोलता है हाँ भाई 8 घंटे ही पढ़ता था। ए वाले ने पता है क्या आंसर दिया? ए वाला बोलता है बी वाले से, सुनना, ए वाला बोलता है बी वाले से कि तू 8 घंटे पढ़ता ही नहीं था। ठीक है, 8 घंटे पढ़ता ही नहीं था, और ये भी तुम ही कर रहे हो। तुमको ये लग रहा है कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं। कई लोग तो ट्यूशन और कोचिंग्स को स्टडी में गिन रहे हैं। अरे बेटाओ, तुम 8 घंटे कहाँ पढ़ रहे हो? तुम्हारे अंदर तो एक सोशल मीडिया जागा हुआ पड़ा है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग। तो जब ए वाले ने बी वाले से बोला कि अच्छा तू पढ़ता था, बता तेरे पास मोबाइल रहता था? हाँ भाई रहता था। ठीक है, पढ़ता था। तो भैया ऐसा होता है, जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपका फोकस केवल और केवल जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर होना चाहिए। अपने आसपास ना तो कोई म्यूजिक साउंड होना चाहिए, ना ईयरफोन होने चाहिए, ना ईयरबड्स होने चाहिए, और ना ही अपने पास यहाँ पे सोशल मीडिया या मोबाइल का कोई कंटेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखना। दूसरी चीज, फिर इसने बोला मैं 8 घंटे पढ़ता था, तो इसने बोला कि तेरा टाइम मैनेजमेंट ही खराब था। आपको कई बच्चों को पढ़ना आता है, पर टाइम मैनेजमेंट सेट करना नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये, आप पढ़ते पढ़ते किसी और ख्यालों में चल जाते हो। जो चीज़ पढ़ने बैठते हो, अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करोगे। मान लो मैथ है, मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे निकल गए। और अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया है ना, हिंदी उठा लिया सपोज डेट, या इंग्लिश उठा लिया, अगर आधे घंटे में बोर हो गए तो उसको पटक दोगे। क्यों भाई? हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता? अगर आपने स्लो बट कंटिन्यू वाले फॉर्मूले को यहां फॉलो कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? आपका टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं है। 8 घंटे पढ़ने से मतलब नहीं है, 8 घंटे ढंग से पढ़ने से मतलब है। ठीक है, सोशल मीडिया जब तक खत्म नहीं होगा, तो सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से 3 इतने बुरे इफेक्ट होते हैं। एक तो डिस्ट्रैक्शन, दूसरा डिस्टर्बेंस, है ना, 3। देखो, इससे 3D कॉन्सेप्ट खत्म होता है। 3D कॉन्सेप्ट समझते हो? 3D कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं तुम्हें। एक तो डिस्ट्रैक्शन आपका सोशल मीडिया से खत्म हो रहा है। मतलब मान लो सोशल मीडिया से इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो आप, आपको वो सारी चीज़ें मान लो करनी होगी कि है ना, अपने पास आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो फिर आप अपनी पढ़ाई पे टाइम दे कहाँ पाओगे? डिस्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे आपका जो डिस्टर्ब हो रहा है वो हो रहा है, सेकंड वाला डी क्या है? डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आपको जिस दिन ज़्यादा मोबाइल चलाना है, गेम खेलना है, फ्री फायर खेलना है, या कुछ भी पबजी वगैरह या एक्स्ट्रा गेम देखना है, भैया आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा, 5 घंटे गए तो मैच में। ठीक है, आज तो ये होने वाला है। मतलब तुम यहाँ पे अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हो, और इन दोनों की वजह से तीसरा डी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तभी तो इसको मैं 3D कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। तीसरा डी जो है वो है डिस्टर्बेंस। भैया आपको पढ़ना ही नहीं है, सारी चीज़ें करनी है, तो इससे एक चीज़ तो क्रिएट होगी, और वो होगा डिस्टर्बेंस। अरे कम पढ़ लो ना भाई, कौन कह रहा है तुमसे 8-10 घंटे पढ़ो? मैं तो किसी बच्चे को बोलता ही नहीं हूँ। सारे स्टूडेंट को ये समझाता हूँ, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे अच्छा लिखोगे, और अच्छा लिखोगे तो अच्छा लाओगे। ठीक है, अब यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो डिस्ट्रैक्शन, डेली रूटीन और डिस्टर्बेंस, इन 3D कॉन्सेप्ट से आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होके पड़ा है। अब बच्चे कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट चलो हमारा डिस्टर्ब है, तो आप बताओ हम क्या करें? तो देखो, हाथ वाथ सॉल्यूशन भी लेते जाओ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तुमको एक ऐसा टाइम रूटीन सेट करना पड़ेगा जिस टाइम पे तुम्हारा कैपेबिलिटी, स्टेमिना सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, मॉर्निंग को 4 to लेके 7, नाइट को 7 से लेके 12, ये 2 टाइमिंग जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बीच में ना तो तुम्हारी कोई कोचिंग है ना, और जो कोचिंग है वो अपने आप तुमको शिफ्ट करवानी है। हाँ, 7 से 12 की जगह आप 8 to 12 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 to 7 AM
और 7 to 12 PM, यानी कि ये मान लो 5 और 3 8, 8 घंटे का टाइम शेड्यूल है। इसमें से तुमने अगर हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा भी दे दिया है ना, और टारगेट बना के रखो, ठीक है। अपने पास मोबाइल रखते हो ना, तो मोबाइल का सदुपयोग लो ना। अलार्म होता है उसके अंदर, अलार्म सेट कर लो बेटा, ठीक है। जैसे अलार्म बनेगा, क्योंकि आपने सेट कर लिया कि अभी मैं मान लो मैंने सेट कर लिया, मैं रात को 8 बजे से बैठा, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट टच कर लिया, मुझे पता है 9:30 बजे तक मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 9:30 बजे तक आपका अलार्म वहाँ पे टू 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 कर देना चाहिए, ठीक है। अलार्म बज जाएगा तो आपको पता लगेगा हाँ भाई अब सब्जेक्ट चेंज करना है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। ये प्रैक्टिकली तुमको करना पड़ेगा। ये सुनने में तुमको मजाक लग रहा होगा कि ललित सर अरे ऐसे तो कैसे होगा, मान लो हमको कभी ज़्यादा टाइम लग गया, कम कर लिया। अरे बेटा होगा, अगर तुम करोगे जरूर होगा। बट क्या है कि तुमको पढ़ते पढ़ते जो ख्वाब आते हैं ना बेटा, और जो ख्याल आते हैं ना, वो जिस दिन आना बंद हो गया ना, ठीक है, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। तुम सोशल मीडिया चलाओ, मना नहीं है, एक लिमिट होती है उस चीज़ की। तुम 5 से 7 घंटे वहाँ वेस्ट कर रहे हो और 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई पे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरा कि 8 से 9:30 आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपका अलार्म सेट हो गया, वो अलार्म आपको बार बार ये रिमाइंड कराएगा कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है और नया टारगेट कंप्लीट करना है। डेली का टारगेट फिक्स करो, डेली का इतना पढ़ना है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगी। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जिसने टाइम को अपने पास रख लिया उसको टाइम कभी पास नहीं करता, समझ रहे हो। जिसने टाइम को अपने पास सेट करके रख लिया ना, उसको टाइम पास नहीं करेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया सेकंड वाला। अब भाई साहब टाइम मैनेजमेंट जब यहां पे था, तो आप सोचो कि बी वाले ने 8 घंटे पढ़ते हुए भी जब टाइम मैनेजमेंट नहीं करा होगा तो परसेंटेज डाउन होगी कि नहीं होगी। जब ये 3D कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है तो इंसान इस कॉन्सेप्ट में फंस जाता है, तो परसेंटेज डाउन होगी कि नहीं होगी। फिर बी वाला दोबारा आया ए के पास कि ठीक है भाई मेरे पास चलो टाइम मैनेजमेंट नहीं था, है ना, लेकिन मैं इंटेलिजेंट तो उससे ज़्यादा था। इंटेलिजेंट ज़्यादा था इसका मतलब मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, मैं पढ़ता भी था, मेहनत भी करता था। तो अब है ना, फिर ए वाले ने पता है इसको क्या बोला, ए वाले ने बोला कि तू पढ़ता था ना, ठीक है, तू याद करता था नहीं भाई, तू रटता था। यानी कि लर्निंग टेक्निक्स, लर्निंग टेक्निक्स। अब आज मैं तुमको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं कि कई बच्चे मेरे से मतलब बार बार बोलते हैं। मैं कई बार अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट लेता हूं ना, बच्चों का यही स्टेटमेंट, स्कूल में पूछता हूं तो ये स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, सुनना। सर पढ़ के तो आए थे, पूरी रात मेहनत करी थी, है ना, पर यहां आके पूरा ब्लैंक हो गया माइंड, सब कुछ भूल गए, है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। हम मेहनत तो करते पर मार्क्स ही नहीं आते। आप जाने कहां से क्वेश्चन उठा के दे देते हो, क्वेश्चन घुमा देते हो, हम घूम जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर हम पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे घूमने लग जाए तो फिर तो तुम हमें भी ऐसे ही ट्रीट करोगे। अब सुनो, तो ध्यान रखना, लर्निंग टेक्निक का बहुत फर्क पड़ता है। पढ़ता हर कोई है, तो मैंने हमेशा से बोला है कि लर्निंग टेक्निक है उसको इंप्रूव करो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, समझ रहे हो ना। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, यही तो लर्निंग टेक्निक है। और आज मैं तुम्हें सिंपल शॉर्ट टेक्निक बताऊं, इस टेक्निक को फॉलो कर लेना और 15 दिन के बाद मुझे इसका रिजल्ट दे देना। मैं गारंटेड कह रहा हूं बेटा, तुम खुद कह दोगे, कमेंट में लिख के बोलना सर मजा आ गया, हमने 15 दिन फॉलो करके देखा, लेकिन फॉलो दिल से होना चाहिए। नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्टर्बेंस, ठीक है। टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को बोलते हैं रिकॉल टेक्निक। क्या बोलते हैं, रिकॉल टेक्निक, है ना, या फिर सेल्फ रिवाइज्ड टेक्निक। सेल्फ रिवाइज्ड टेक्निक, इसका नया नाम मैं यहां पे लॉन्च कर रहा हूं। रिकॉल टेक्निक बोल दो या सेल्फ रिवाइज टेक्निक बोल दो, क्या होती है। अब सुनो, आपने जो भी स्कूल में पढ़ा, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा, ठीक है, टॉपर बच्चे की खासियत बता रहा हूं तुमको, देखना कभी भी तुम ये काम वो करता रहता है और तुम नहीं करते। तुम घर जाके पढ़ने पे ट्रस्ट करते हो बेटा, तुम मोबाइल चलाते चलाते, ईयरफोन लगाते लगाते पढ़ने वाले पर ट्रस्ट करते हो ना, गलत तरीका है। लर्निंग टेक्निक का मतलब ये है कि आपको किसी ने मान लो एक चैप्टर के 2 टॉपिक पढ़ाए। आज मान लो फिजिक्स ही ले लो, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में जैसे मैंने कूलाम्स लॉ पढ़ा दिया,
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, चार्जिंग मेथड क्या होते हैं। मान लो इस तरीके से मैंने 2-4 न्यूमेरिकल करा के आपको 4-5 पेज के नोट्स लिखवा दिए। नोट्स आप सेल्फ बना सकते हो या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट या टीचर की हेल्प से या किसी भी यूट्यूब एडिटर वगैरह या किसी भी हेल्प से आप बना सकते हो। तो सुनो, मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक आपको पढ़ाया और किसी टॉपिक को मैंने पढ़ाते टाइम, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, और मैं बताऊं यहाँ पे 100% सिस्टम कैसे काम करता है। जब मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो आप यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे, आप सीखने आ रहे हैं। ठीक है, जब टीचर तुम्हें समझा रहा है तो तुम सीखने आ रहे हो। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो 50% क्लियर हो गया लाइव क्लास में। 50% कब क्लियर हो गया? लाइव क्लास में। हैंड टू हैंड 20 से 25 मिनट के अंदर आप उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, हैंड टू हैंड। घर जाकर कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे ना, अभी तो खूब टाइम है। अरे आज तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसका बर्थडे, उसकी पार्टी, उसका फेयरवेल, उसके इमोशंस, उसकी प्रॉब्लम्स, तुम यहीं तो फंसे हुए हो। अरे सब कुछ ही उसका है तो तुम्हारा क्या बचा फिर? ठीक है, अब सुनो, 50% तुमने लाइव क्लास में समझ लिया। आप 20 से 25 मिनट है ना डेली रिवाइज करो। रिकॉल टेक्निक का मतलब क्या होता है? जितना पढ़ा दिया, हाँ आज ये पढ़ाया, ठीक है, आज ये पढ़ाया, आज ये पढ़ाया, 5-7 पेज है, अगर थोड़ा सा जाके घर पे तुम रिवाइज कर लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो चीज़ तुमने 50% क्लास में सीखी थी ना, अगर 25 से 20-25 मिनट या 30 मिनट आपने डेली का डेली उसको रिवाइज कर लिया ना, यही चीज़ आपका इंक्रीज होके कितना परसेंट हो जाएगी? 80%। गारंटेड है, लिख के ले जाओ। आपको बाद में एग्जाम टाइम पे इतना लोड ही नहीं आएगा जो लोड आपने अगर अभी ले लिया। अब इसी 80% के बेसिस पे बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, इसको स्ट्रेंथ या परफेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। यहां सीखा 50, घर जाके पढ़ा, रिकॉल किया, सेल्फ रिवाइज किया फटाफट, यही चीज़ आपकी 80% स्ट्रांग हो गई। और बाद में जब उसको टेस्ट दे दिए, उसी चीज़ का टेस्ट दे दिया, उसी तरीके से आपने बुक के क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व कर लिए, यही चीज़ आपकी 100% हो जाएगी। तो 100% लर्निंग टेक्निक ये होती है। ऐसा नहीं उसने पढ़ा दिया, क्योंकि बेटा क्या होता है, एग्जाम टाइम पे आप पढ़ते हो या किसी टीचर का प्रेशर होता है तब आप पढ़ते हो, या आपके घर वालों के पेरेंट्स के पास फ़ोन चले जाएंगे ना तब आप पढ़ते हो। ठीक है, वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है? ट्रस्ट ही तो होता है। हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, और आप हमसे क्या बोल रहे हो? पढ़ लिया सर, नंबर ही नहीं आते, भूल जाते हैं। अरे भूल तो इसलिए जाते हो ना क्योंकि तुम पहली बार पढ़ के आते हो, टेस्ट देने आते हो। जब उसी चीज़ को अगर 3 बार पहले पढ़ लिया होता ना, और टेस्ट देते टाइम खाली तुम्हें यूँ पन्ने पलटने की ज़रूरत होती ना, तो तुम कुछ नहीं भूलते। इससे बोलते हैं लर्निंग टेक्निक। ठीक है, अब बी वाले ने देखो प्रॉब्लम समझो, बी वाले का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था तो परसेंटेज डाउन, बी वाले की लर्निंग टेक्निक सही नहीं थी तो परसेंटेज डाउन। अब बी वाला फिर आया, बी वाला फिर ए से क्या बोलता है, इसकी लास्ट प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, मैंने 5 पॉइंट बताने के लिए बोला ना, 3 प्रॉब्लम तो बी की थी और 2 प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी वाली भी डिस्कस करूंगा बेटा। देखो बी वाला ए से बोलता है चलो ठीक है मान लिया, है ना। अब उसके बाद है ना, बी वाला बोलता है कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा लर्निंग मैटर, फिर बाद में ये बोलता है कि एक बात बता, मैं तेरे से ज़्यादा कैपेबल था, मेरा वे ऑफ लर्निंग कमज़ोर था, मेरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब था, लेकिन मैं तेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। ए वाले ने मना कर दिया, ए वाला बोला तू हार्ड वर्क करता था भाई, पर हार्ड वर्क के चक्कर में अपनी वीकनेस भूल गया, अपनी कमजोरियां भूल गया। जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग था उसको ज़्यादा टाइम दे दिया, और जो सब्जेक्ट तेरा वीक था, जो कमज़ोर था, उसको तूने टाइम ही नहीं दिया। जब उसको तूने टाइम नहीं दिया तो वो परसेंटेज को पूरा का पूरा समेट गया। आज लोग क्या कर रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस इसी को पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? हिंदी इंग्लिश के लिए किसी ने मना किया है क्या तुमसे? एक बार के लिए तो वो परसेंटेज डाउन कर सकती है, पर इंप्रूवमेंट और जो फीलिंग आती है ना पेपर देने की, वो कंपलसरी सब्जेक्ट में आती है कि हाँ मैं इतना पढ़ के गया था भैया, पढ़ के तो मैं 50 मार्क्स का आया था, पर पेपर मेरा बिल्कुल परफेक्ट गया, 65-70 तो आ ही जाएंगे आउट ऑफ 80। बोलते कि नहीं बोलते? हम बोलते हैं ना। तो हार्ड वर्क करना है तो सुनो, अगर हार्ड वर्क करना है तो वो आपको स्मार्ट वे में करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करना है तो वो आपको स्मार्ट वे में करना पड़ेगा, बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूं मैं ये चीज़।
हाउ टू लर्न डजेंट मैटर, हाउ टू राइट इन योर टेस्ट कॉपी इट्स मैटर। आप कैसा लिखते हो दुनिया वो देखेगी। ओरल टेस्ट होने वाला है क्या आपका? नहीं होने वाला ना। आप कितना इंप्रेसिव लिखते हो, कॉपियों में कटिंग चल रही है, डायग्राम पेन से बन रहे हैं, रफ वर्क कहीं भी कर रखा है पूरा तुमने। एक बात बताओ, सारी की सारी नेगेटिविटी तो तुम खुद टीचर की प्लेट में परोस रहे हो, वो नंबर किस बात के देगा तुम्हें भाई? नंबर अच्छा लिखने के, अट्रैक्ट करने के, और वो अट्रैक्टिव वाली क्वालिटी तुमको लानी पड़ेगी। देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, गिव अप कर दो, हमसे नहीं होता, माँ बाप से मना कर दो कि हमसे नहीं पढ़ना, साफ मना करो ना। उन्हें धोखे में क्यों रख रहे हो बेटा? ठीक है, अब सुनो। उसके बाद 3 चीजें जब ए ने बी की क्लियर करी ना, तो बी की आंखें खुल गई कि वास्तव में मैं अपनी कमजोरियों को कभी देख ही नहीं पाया। दूसरे के कंपैरिजन के चक्कर में, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बी ने अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया कि ए की मेहनत को वो देख ही नहीं पाया। ए अंदर ही अंदर स्लो बट कंटिन्यू मेहनत करता गया और बी अंदर ही अंदर अपनी वीकनेस को भूलता गया। ठीक है, ए को बी का वीक पॉइंट पता था, लेकिन बी को ए की स्ट्रेंथ नहीं पता थी। इसे बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो 3 प्रॉब्लम बी ने सॉल्व करवा ली ए से। ए ने बता दिया तुम्हारे अंदर क्या कमी है, और यही कमियां पता है तुम्हारे अंदर भी है। यही कमियां किसके अंदर भी है? यही चीजें कौन कर रहा है? यही चीजें तुम करते जा रहे हो। ठीक है, अभी भी नहीं संभले ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि बोर्ड का चांस तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर रोते रहना, अपने आप को कोसोगे पूरी लाइफ, और समय जब निकलता जाएगा ना, तो तुम सोचोगे काश अगर मैं उस टाइम, काश वर्ड आ जाएगा बेटा तुम्हारी डिक्शनरी में, काश अगर मैं उस टाइम पढ़ लिया होता तो मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं पड़ते, मम्मी पापा के टोंट सुनने नहीं पड़ते। रिश्तेदार सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पता ही होगा। रिश्तेदार नहीं जीने देंगे। तुम्हारे बेटे को ये करा लो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम जानकर किसी के हाथ में अगर सौंपना चाहते हो, तुम्हें शौक है तो खूब सौंपो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आज समझा दिया, इस सेशन पे दोबारा डिस्कशन नहीं होगा। बस आज मैंने बोल दिया कि ये ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। अब 2 इंपॉर्टेंट लास्ट के स्टेटमेंट जो मैं खुद देना चाह रहा हूं। 3 प्रॉब्लम बी ने ए से सॉल्व करवाई, वो तीनों प्रॉब्लम तुम्हारी भी है। 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ा, फर्स्ट वाली जो 2 प्रॉब्लम है मैं बता देता हूं। एक तो आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर है वो चीज, आप है ना चीजों को पोस्टपोन्ड कर देते हो। ठीक है, पोस्टपोन कर रहे हो, आज नहीं ना कल कर लेंगे, कल नहीं ना परसों कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली दिक्कत। अगर सोचो आज अगर मैं बोलूं, मैं खुद ही ऐसा, चलो ऐसा करो, तुम यहाँ बैठे हुए हो क्लास में, ठीक है, मैं आज बोलता हूँ बेटा आज पढ़ाने का मन नहीं है, तो तुमको पहले दिन मजा आएगा, और वाह सर अपन गेम खेलते हैं, है ना, या कुछ अच्छा कर लेते हैं, तुमको मजा आएगा ना। दूसरे दिन भी मैं बोलता हूँ बेटा यार ऐसा सच में आज पढ़ाने का मन नहीं है, मेरी तबीयत डाउन है, तुम क्या बोलोगे? अरे सर चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आज भी गेम खेलते हैं। क्या तीसरे दिन मैं ये बोलूँगा बेटा सच में आज ही पढ़ाने का मन नहीं है? सच बता रहा हूँ तुमको मुझसे इरिटेशन होने लग जाएगी। फैक्ट एग्जाम्पल है ये। आप एक बार है ना इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचो, तुमको मुझसे इरिटेशन होने लग जाएगी। अरे सर ये क्या डेली का डेली है, आप पढ़ा नहीं रहे, क्या हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही क्या हमारी लाइफ नहीं है क्या सर, हमारा कैरियर नहीं है क्या, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा क्या? यही स्टेटमेंट आपके मेरे लिए जनरेट हो जाएंगे। जब ये स्टेटमेंट आपके मेरे लिए जनरेट हो जाएंगे तो आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो? आज नहीं कल पढ़ लेंगे। टीचर्स की तरफ से कोर्स कंप्लीट हो रहा है, पर आपकी तरफ से कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है। आज अगर किसी को सडनली मैं मैसेज कर देता हूँ ना, बेटा टेस्ट होगा, सर पहले बताना चाहिए था ना, ऐसे कोई अचानक टेस्ट रखता है क्या? कैसे प्रिपरेशन करेंगे? क्यों नहीं होगी प्रिपरेशन? क्या कर रहे हो आप डेली? ये वर्ड्स आपने क्यों बोले? क्योंकि आपको पता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम सिर्फ घर जाते हैं, बैग रख देते हैं, ज़्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा पढ़ आएंगे, नहीं तो वही बैग अगले दिन लेके इंस्टीट्यूट या स्कूल में चले आते हैं। चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो आप अपने दम पे। ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद? देखो भैया, दूसरी चीज़ जो आपके अंदर आपको बिल्कुल खोखला करती जा रही है, वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा है ना, ओवर कॉन्फिडेंस जो आपका है ना वो गजब का है। मुझे तो आता है ना, मैं कर लूँगा सर, मेरी टेंशन मत लो, आप तो पढ़ाओ, मैं देख लूँगा मेरे हिसाब से। पेरेंट्स को अरे अरे मैं ट्रीट कर लूँगा। ठीक है,
ओवर कॉन्फिडेंस आप में इतना है कि मुझसे हो जाएगा। दो चीज़ है सर, मैं अपना 100% देने का ट्राई करूंगा, अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं इंप्रूव करूंगा, देन आई विल डू इट। ठीक है, मैं कर लूंगा, इससे बोलते कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस का हो जाएगा ना सर, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं कर लूंगा सर, मुझसे हो जाएगा, आप तो पढ़ाओ सर। ये होता है बच्चों के अंदर। बच्चा टीचर को कुछ समझना ही नहीं चाह रहा आज के टाइम में। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सॉल्यूशंस के अंदर से जब बाहर निकलेगा ना, वो किसी और की दुनिया में बिजी है, खुद की दुनिया को भूल चुका है। उसको पता नहीं है उसके पेरेंट्स उसकी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं, बट वो अपने फेलियर को बढ़ावा देता जा रहा है। तो चीज़ों को पोस्टपोन करना छोड़ो, चीज़ों को ओवर कॉन्फिडेंस में लाना छोड़ दो। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। ये तो मुझसे नहीं होगा ना, ये मैं कैसे करूँगा सर, कभी करा ही नहीं, और है ना सच में सर मेरे से कितनी भी मैंने कोशिश कर ली, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। अगर आप किसी भी चीज़ को, पानी की बूंद भी एक जगह कंटिन्यू गिरती थी ना, तो वहाँ पर भी छेद हो जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर ब्रेन पावर इतनी स्ट्रांग है, और आपको तो पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास लाइफ में दो ही चांस होते हैं। मैं लास्ट टाइम केवल ये बात बोलना चाह रहा हूँ, एक 10th के बाद और एक 12th के बाद। आप 10th के बाद अपने आप को प्रूफ कर देते हो, है ना, और तरस जाती है उस माँ की आंखें आपको अखबार में देखने के लिए। और आपको ये पता है अखबार में 2 ही टाइम फोटो आने वाली है बेटा। कुछ सक्सेस अगर आपने पाली ना तो तब आएगी, नहीं तो तुम्हें पता है फिर कब आएगी। वो बहुत अच्छे से कई बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आज समझा दिया, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। ठीक है, लर्निंग ऑलवेज, ये होना चाहिए आपके अंदर, है ना, हमेशा सीखना है। एक डाउट रजिस्टर बना लो, डेली के डेली क्लियर करना है, डेली का डेली टारगेट कंप्लीट करना है। इफ़ यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट देन सक्सेस इन योर लाइफ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसका करने का तरीका आप लोगों को सक्सेस पे लेकर जाएगा। चीज़ें समझ आ रही है पक्का? तो 3D कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना, और जो मैंने 5 पॉइंट बताए ना, इनको ध्यान देना। और अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट और कर देता हूं। वो अनाउंसमेंट ये है बेटा कि मेरे YouTube चैनल पे मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, हाउ टू गेट 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है, और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। ये दोनों वीडियो जम के वायरल हुए और बच्चे इसको देख भी रहे हैं। जिन बच्चों को किसी भी टाइप में प्रॉब्लम्स हैं, या जो अपनी बात रखना चाहता है कि नहीं सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है, आप इस तरह इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाओ, तो वो कमेंट में दे सकता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है मेरा ये वीडियो किसी बच्चे की लाइफ के बहुत बड़ा काम आ जाए। पढ़ना कैसे है, पढ़ते तो सब है, पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो बेटा यही 5 चीज़ें आपको टॉपर बनाएगी। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो कोई अलग काम नहीं करते। आपने सुना है शिव खेड़ा, शिव खेड़ा की लाइन बोलने जा रहा हूं। टॉपर्स कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। यही तो करना है जो दुनिया के 80% बच्चे नहीं कर रहे, और अगर 20% बच्चे इस काम को कर रहे हैं ना, वही सक्सेस हो जाते हैं और वही टॉपर्स होते हैं। अगर ऐसा होता ना कि सारे के सारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते, तो बेटा सबका सिलेक्शन मुट्ठी में होता, कोई रिपीटर नहीं होता, कोई सुसाइड नहीं कर रहा होता, कोई डिमोरलाइज नहीं हो रहा होता, कोई डिमोटिवेटेड नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ना किसी से जलन, ना किसी से कोई होड़, ना किसी से जलन, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। और इसी के साथ मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि अगर टीचर्स डे पे आप मेरे को एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मेरी बात मान लो, लग जाओ जी जान लगा के, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अपने माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं, है ना। अपनी उम्मीद, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपन को ही कमानी है, और लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ योर सेल्फ। ठीक है, तो लव यू ऑल स्टूडेंट्स, और मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट को लेकर, और तुम्हारी प्रॉब्लम को लेकर मैं आऊँगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।